Hello student, today we read fourth characteristic of estimators. फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टिमेटर्स क्या है? सफिशिएंसी. आज हम सफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे. ये देखो सफिशिएंसी क्या होती है. सफिशिएंसी? एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी सफिशिएंट फॉर ए पैरामीटर इफ इट इज कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल रिगार्डिंग द पैरामीटर. यानी सफिशिएंसी क्या दे रखा है कि यानी कि कोई भी सैंपल स्पेस दे रखा है और उस सैंपल स्पेस में जो पैरामीटर यूज कर रखा है उस सैंपल स्पेस में पैरामीटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जिस सेट में होती है उसको क्या बोलते हैं, जिस एस्टिमेटर में होती है उसी एस्टिमेटर को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट. यानी कि उस पैरामीटर से रिलेटेड सारी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन वही क्या होता है, एस्टिमेटर एक सफिशिएंट होता है, उसी को सफिशिएंसी बोलते हैं. ये देखो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, टी यानी कि ये हो गया वो एस्टिमेटर, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, x1 x2 xn सारे एलिमेंट हो गए, ये सैंपल स्पेस है और ये उसका एस्टिमेटर है. यानी ये एस्टिमेटर, इस एस्टिमेटर में जो भी पैरामीटर यूज होगा इज एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा. थीटा यूज होगा ना, और बेस्ड ऑन सैंपल, यानी यही तो बताया ये सैंपल है ऑफ साइज n. तो ये कहता है कि ये एस्टिमेटर है इस पैरामीटर थीटा का, यानी थीटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर सारी इंफॉर्मेशन इस एस्टिमेटर में है तो इस एस्टिमेटर को हम क्या कहेंगे, सफिशिएंट. या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक एस्टिमेटर है, इसको हम विद डेंसिटी एफ ऑफ एक्स थीटा लेकर चले हैं. एफ फंक्शन हो गया, एक्स ये सारे सैंपल वेरिएबल हो गए, थीटा मतलब जिससे रिलेटेड ये पैरामीटर है. सच दैट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल है ये, गिवन टी, यानी कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, देन टी इज ए सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा. यानी कि जो ये सैंपल दे रखा है, ये सैंपल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए. टी में सारी इंफॉर्मेशन होगी, इस सैंपल इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, देन टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर. यानी कि या तो ये कह दो कि जो ये एस्टिमेटर ये थीटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन रखता है तो हम इसको सफिशिएंट कहेंगे, या फिर ये कह दो कि जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस सैंपल का वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए. एक ही बात है. अब देखो आगे ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ना, तो यानी कि कंडीशनल डेंसिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं. ये वैसे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हम सेकंड सेमेस्टर में कर चुके हैं, तो वही बता रखा है ये जो यहाँ पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. तो हम कैसे निकालेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये देखो ये तो सैंपल हो गया फ्रॉम ए बर्नौली पॉपुलेशन विद पैरामीटर टी. हम मान लेते हैं कि बर्नौली पॉपुलेशन के लिए निकालेंगे, बर्नौली पॉपुलेशन के लिए विद पैरामीटर टी. बर्नौली पॉपुलेशन यानी बर्नौली की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो 1 होगा या 0 होगा. अगर विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस आता है तो 1 हो गया, विद फेल्योर प्रोबेबिलिटी इसकी क्यू होगी 1 माइनस पी, तो 0 हो जाएगा. यही होता है बर्नौली में, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 लाई करती है. अब देखो टी क्या एस्टिमेटर है ऑफ टी, x1 x2 xn, ये हो गया. तो यहाँ पर इस टी एस्टिमेटर को कैसे निकालेंगे, सारे सैंपल के जितने भी वेरिएबल है, जितने भी उसके एलिमेंट्स है, सबका एडिशन विद बाइनोमियल एनपी. यानी कि ये तो एक ही ट्रायल के लिए हुआ ना बर्नौली, और एक से ज़्यादा ट्रायल हो जाए बर्नौली की तो वो किस में चेंज हो जाता है, बाइनोमियल में. यहाँ पर एन, ये देखो फिर प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू के. अगर हम एक साथ इस एस्टिमेटर के एलिमेंट्स लें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बाइनोमियल में क्या होता है, वही के एलिमेंट उठाएंगे तो एन सी के पी रेज टू दी पावर के क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस के क्या हो सकता है, 0 to n कितना भी हो सकता है. हम एक साथ में कितने भी एलिमेंट उठा सकते हैं, तो इसीलिए जर्नली उसको के से डिनोट कर दिया. अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन निकालना इस सैंपल का, तो कैसे निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने एलिमेंट, x1 x2 xn का इंटरसेक्शन और डिवाइड बाई टी ऑफ के. तो कैसे निकालेंगे इन दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, डिवाइड बाई जो ये होता है ना ये हो जाएगा. तो यानी ये एलिमेंट ये आ गया, किसके साथ इंटरसेक्शन होगा, इसके साथ कंडीशनल में, और डिवाइड बाई जो ये होता है ये हो गया. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, सबका इंटरसेक्शन है तो सबका इंटरसेक्शन है तो जो भी कॉमन आएगा के मतलब कुछ भी कॉमन हो सकता है, 0 1 2 3 सबका. तो इसीलिए सिर्फ क्या लेंगे, पी की पावर के 1 माइनस पी रेज टू दी पावर एन माइनस के, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, और डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू के हमने निकाल रखा है, ये रहा, ये रख दिया. इससे ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 1 बाई एन सी के, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0. सिंस दिस डज नॉट डिपेंड ऑन पी,
ये पी मतलब पी ऑफ सक्सेस, यहाँ पर आया ही नहीं ना पी, तो ये डिपेंड ही नहीं करता पी, ये पी कैंसिल आउट हो गया दोनों में। जब पी की वैल्यू ही नहीं आई तो डिपेंड कैसे करेगा, अकेला एन और के आया है। और टी क्या है, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n x i इज सफिशिएंट फॉर फी, यानी कि जो हम ये लेकर चले थे ना टी, सारे एलिमेंट्स का समेशन ये रहा, टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, ये क्या हो गया, सफिशिएंट फॉर पी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है उस पैरामीटर की, आया ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखी है, एक थ्योरम दे रखी है फैक्टराइजेशन थ्योरम, यानी नेमन थ्योरम। एक तो होती है फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम और एक होती है अकेली फैक्टराइजेशन थ्योरम। देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू एडमिट सफिशिएंट स्टैटिक इज प्रोवाइडेड बाय दिस फैक्टराइजेशन थ्योरम ड्यू टू नेमन, यानी कि ये जो स्टेटिशियन था नेमन, उसके नाम से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, नेमन थ्योरम या फिर फैक्टराइजेशन थ्योरम, क्योंकि इस नेमन ने जो ये एस्टिमेटर है, सफिशिएंट कंडीशन है, इसमें उससे सफिशिएंट टी एस्टिमेटर के फैक्टर बना के डिनोट किया है। ये देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम की क्या स्टेटमेंट होती है, टी क्या होता है, वो एस्टिमेटर होता है, इज सफिशिएंट फॉर थीटा, उस पैरामीटर के लिए सफिशिएंट होता है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल, यानी कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को डिनोट कर रहा है एल, ऑफ द सैम्पल वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में, यानी कि एल जी ऑफ थीटा टी एक्स इंटू एच एक्स। इसका मतलब क्या होगा, टी एक्स मतलब ये जो एक्स सैम्पल स्पेस पर जो स्टैटिक डिफाइन कर रखी है वो, और ये क्या सफिशिएंट फॉर थीटा है ना, इसलिए हमने इस टी एक्स को किसका मान लिया, फंक्शन ऑफ थीटा। ये टी एक्स है, टी एक्स में थीटा नहीं है, लेकिन जब इस पर जी फंक्शन अप्लाई करेंगे तब ये थीटा का फंक्शन है। और इनटू में क्या मान लिया, कुछ जो और एक्स्ट्रा वेरिएबल बचेंगे वो इनटू एच एक्स मान लिया, यानी कि जॉइंट दो फंक्शन हो गए ना एक साथ, जॉइंट डेंसिटी फंक्शंस हो गए। और यही तो बताया था, जो ये एल है जॉइंट, इसको फैक्टर में डिनोट करना, दो फैक्टर में डिनोट कर देना, तभी तो ये क्या बन गई, फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये देखो वेयर जी थीटा टी एक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, ये थीटा पर डिपेंड करता है, अकेला टी एक्स डिपेंड नहीं करता है, एंड एक्स ओनली थ्रू द वैल्यू ऑफ टी एक्स एंड एच एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही तो है ना, टी एक्स एच एक्स तो दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब टी एक्स पर जी थीटा अप्लाई करेंगे तो वो थीटा का फंक्शन बन जाएगा। अब देखो रिमार्क्स फर्स्ट, रिमार्क फर्स्ट में क्या दे रखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या होता है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है या डिपेंड ऑफ थीटा है। A function independent of theta, we not only mean that it does not involve theta, but also its domain does not contain theta। ये कहता है कि जैसे देखो एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक है, ये ए माइनस थीटा टू ए प्लस थीटा तक है, 1/2a। देखो फंक्शन में थीटा नहीं है, उसके बावजूद भी ये फंक्शन डिपेंड ऑफ थीटा है, क्योंकि इसकी डोमेन में थीटा है। तो यही कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन में थीटा, देखो यहाँ फंक्शन में थीटा नहीं है ना, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। डोमेन में तो थीटा यूज हो रखा है, उसी थीटा को यूज करके ही तो फंक्शन आया है, तो यानी कि अगर डोमेन में थीटा है तब भी ये डिपेंड ऑफ थीटा होगा, और यहाँ पर थीटा है तब भी डिपेंड ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये नहीं होता कि ये थीटा इन्वॉल्व नहीं करता, साथ ही साथ इसकी डोमेन भी चेक करो, वो डोमेन में अगर थीटा नहीं है ना, डोमेन में भी थीटा नहीं है, तब हम बोलेंगे इसको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ डोमेन में तो थीटा है, फंक्शन में नहीं है, फिर भी तो क्या हो गया, ये डोमेन में है तो डिपेंड ऑफ थीटा हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, जो ओरिजिनल सैंपल लेकर चलते हैं, ये ओरिजिनल सैंपल है, ये हमेशा सफिशिएंट स्टैटिक होता है। ओरिजिनल सैंपल ऑलवेज हमेशा ही सफिशिएंट स्टैटिक रहेगा। अब आगे देखो इसने डिस्ट्रीब्यूशन को बताया, ये देखो इसके फैक्टर में डिनोट करके एल लिया था ना हमने, एल एक्स और थीटा का फंक्शन, एल एक्स थीटा। तो यहाँ पर देखो इसको इसने किससे डिनोट कर दिया, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ थीटा। यहाँ पर जैसे ये दोनों एक्स के फंक्शन थे और थीटा डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कर दिया, ये तो एक्स का फंक्शन कर दिया, ये थीटा का कर दिया, और इंटू में जो बचेगा उसको एक्सपोनेंशियल में अगर डिनोट कर दें, अगर वो एक्सपोनेंशियल में आता है तो उस एल को हम क्या लेंगे, कुकमैन्स फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे, कुकमैन्स फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल में आता है तो ही हम इसको कुकमैन्स फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज ये सिंपली तो वही रहेगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। हो गया क्लियर, यानी कि जब एक्स थीटा और एक्स और थीटा को जब अलग अलग करेंगे और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिनोट होता है, तब हम उसको कुकमैन्स फॉर्म बोलते हैं।
वेयर एच थीटा ए थीटा आर फंक्शंस ऑफ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में भी तो ए थीटा और एक्स का फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पर जैसे एक्स और थीटा का बाहर अलग अलग था ना, ऐसे एक्सपोनेंशियल के अंदर थीटा और एक्स का फंक्शन अलग अलग है, इसलिए एच थीटा और ए थीटा दोनों तो पैरामीटर ऑफ थीटा के फंक्शन हो गए। जी एक्स साई एक्स, एक तो जी एक्स ये और एक साई एक्स ये आर दी फंक्शंस ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ सैम्पल ऑब्जर्वेशन यानी कि सैम्पल की जो वैल्यूज होती है ना x1 x2 x3 उन पर डिपेंड करती हैं। हो गया क्लियर। अब हम देखो इसमें एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ये कुपमैन्स फॉर्म है। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच मोस्ट ऑफ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन आता है, बाइनोमियल आता है, पॉइजन आता है, नॉर्मल आता है, विद अननोन मीन एंड वेरिएंस। यहाँ से हमें मीन और वेरिएंस का पता नहीं चलता, इसलिए इस एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल टाइप के आते हैं, और जहाँ हमें मीन और वेरिएंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे देखो क्या दे रखा है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर तो समझ में आ गया ना, टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर ए पैरामीटर थीटा। यही होगा ना सफिशिएंट एस्टिमेटर, टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। इनवेरिएंस का मतलब यानी टी और थीटा पर अगर हम सेम फंक्शन अप्लाई करें तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे टी थीटा के लिए सफिशिएंट है ना, वैसे इसके ऊपर एफ ऑफ टी किसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा के लिए। वही इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है, यानी फंक्शन अप्लाई दोनों पर अगर सेम फंक्शन अप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं होता। ये देखो, इफ साई टी इज 1-to-1 फंक्शन ऑफ टी, टी है, टी के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया, 1-to-1 फंक्शन बन गया। समझ में आ गया, टी सफिशिएंट किसके लिए है, थीटा के लिए, और उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, 1-to-1 फंक्शन। देन साई टी बी, फंक्शन अप्लाई करने के बाद साई टी बी किसका सफिशिएंट होना चाहिए, साई थीटा का सफिशिएंट होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब ये देखो, ये आ गया फिशर न्यूमैन क्राइटेरिया। फिशर न्यूमैन या फिर फिशर फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया। स्टैटिक T1 ले लिया, स्टैटिक इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। थीटा पैरामीटर का कोई भी सफिशिएंट है स्टैटिक। इफ एंड ओनली इफ लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सैंपल। अभी करवाया था ना फैक्टराइजेशन थ्योरम में, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये देखो, ये ले लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट मतलब उनका प्रोडक्ट कर दिया और जॉइंट अलग अलग दो फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। ये सैंपल है, सैंपल पर डिफाइन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ले लिया, और उस जॉइंट मतलब एक साथ दो की मल्टीप्लाई है, दो या दो से ज़्यादा का मल्टीप्लाई ले लिया, प्रोडक्ट टू फंक्शंस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो G1 T1 थीटा क्या बनेगा, पी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैटिक T1। यही था ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो ये इस जो T1 स्टैटिक लिया था ना उसका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और जो ये बच गया कि ऑफ सैंपल स्पेस पर डिपेंड है, इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये अकेला सैंपल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, कोई थीटा का फंक्शन नहीं है इसमें। ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस स्टैटिक डिपेंड ऑन थीटा। अब देखो, इस पर सफिशिएंट एस्टिमेटर पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है, x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम ए यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑन 0 to थीटा, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द थीटा। यानी कि यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का लेना है। ये सैंपल्स दे दिए, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरवल दे दिया, और सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना है इस थीटा का। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करते हो, एफ ऑफ थीटा एक्स आई इज इक्वल टू 1/b माइनस ए, बी माइनस ए, तो थीटा माइनस 0 थीटा आ गया, 0 अदरवाइज 0 हो जाएगा, यही है b माइनस ए। ठीक है, अब देखो वही हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है ना। ये क्या था, सैंपल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड फंक्शन था, सैंपल ऑब्जर्वेशन पर, तो ये जनरली डिफाइन कर दिया k ऑफ ए बी, यानी कि अगर ए बी लेकर चलें तो क्या बनेगा, 1 कब आएगा, जब a की वैल्यू हमेशा लेस b से लेस या b के इक्वल रहेगी, और a की वैल्यू b से बड़ी हो जाएगी। b से बड़ी कहाँ जाएगी भाई, b से बाहर ही तो इंटरवल से बाहर चली जाएगी, इंटरवल की तो वो वैल्यू तो है ही नहीं इसमें इंक्लूड, इसमें तो सिर्फ a से b के बीच की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो 1 रहेगा, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू लेंगे, और इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा क्या होता है, जो ये मल्टीप्लाई में k के साथ में मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ थीटा एक्स आई को, यानी कि k फंक्शन डिफाइन कर दिया ना, k कहाँ से कहाँ तक है, ये a to b, यहाँ पर तो चलो a to b ले लिया, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to थीटा, तो वही
0 टू एक्स आई टू थीटा, ये किस पर डिफाइन होगा, 0 टू एक्स आई टू थीटा और डिवाइड बाई थीटा, ये हो गया ना एफ ऑफ थीटा एक्स आई। फिर क्या दे रखा है, एल क्या होता है, इस जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिया इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो डिफाइन किया था। तो जो एफ ऑफ थीटा एक्स आई इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी वैल्यू रख दो, क्या निकाल रखे हमने, ये वैल्यू रख दी। अब इसका प्रोडक्ट जब अंदर लेकर जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई 0 टू एक्स आई है ना, वही के ये क्या है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन है, और ये के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, ये देखो 0 टू एक्स आई, 0 टू एक्स आई, फिर एक्स आई से आगे हैं तो यानी कि 0 के आसपास की वैल्यू होगी ना, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को करेंगे किस में चेंज हो जाएगी, मिनिमम में, एक्स आई 1 to n जो लेंगे ना उसका मिनिमम, और जहाँ यहाँ पर प्रोडक्ट जाएगा तो थीटा, थीटा तो इंटरवल का लास्ट पॉइंट है ना, इंटरवल का लास्ट पॉइंट, तो ये कहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, जो ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन है सारी 0 से थीटा के बीच में, तो 0 टू एक्स आई लेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, इधर आएगा, और एक्स आई को थीटा के साथ लेंगे, ये देखो एक्स आई को थीटा के साथ, तो ये मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा, ये रहा। लेकिन सारी एक्स आई है कहाँ पर, 0 टू थीटा के बीच में ही है, और जब प्रोडक्ट किया तो ये किस में चेंज हो गया, थीटा की पावर n में, सब का प्रोडक्ट 1 बाई थीटा n टाइम्स, तो 1 बाई थीटा की पावर n हो गया। अब ये देखो 2 का प्रोडक्ट आ गया ना, इसको सिंप्लीफाई किया, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको किस में चेंज करना है, G1 T1 थीटा और इंटू के ऑफ इसमें, ये देखो जी थीटा टी एक्स इंटू एच एक्स, ये वही है बेस्ड ऑन सैम्पल ऑब्जर्वेशन के वाला फंक्शन, ये तो ये तो थीटा का फंक्शन आ गया, तो ये थीटा का फंक्शन कहाँ इंक्लूड होगा, ये आ जाएगा, ये थीटा का फंक्शन है ना, ये यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो इसको क्या मान कर चलेंगे, जी थीटा टी एक्स इंटू एच एक्स, यहाँ थीटा नहीं है इसलिए इसको क्या मान लेंगे, एच एक्स, ठीक है, जी ऑफ थीटा एक्स ये आ गया, यहाँ से ये वैल्यू आ गई थीटा थीटा वाली, और यहाँ पर टी एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या लिया था हमने, ये रहा टी एक्स मैक्सिमम एक्स आई, एच एक्स कितना है 0 टू मिनिमम, ठीक है। तो हैंस बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम टी क्या था, ये टी एक्स मैक्सिमम एक्स आई सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन इस पर डिपेंड करते हैं, थीटा पर डिपेंड करता है, तो क्या बन गया इसका सफिशिएंट फॉर थीटा। ये दूसरा दे रखा है, ये जो दूसरी डेफिनेशन थी ना उस पर बेस्ड है अकेली ये फिशर न्यूमैन क्राइटेरिया, तो ये वाला प्रूफ ज़्यादा इजी है, तो यही कर लेना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम, ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया विद मीन एंड वेरिएंस, जैसे यहाँ पर क्या दिया था, इसमें यूनिफॉर्म पॉपुलेशन दिया था तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन यूज की थी, यहाँ पर क्या दे दिया नॉर्मल, तो नॉर्मल की यूज करेंगे फॉर सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, दोनों के लिए निकालना है, यानी कि आंसर में दोनों आने चाहिए, म्यू मतलब समेशन एक्स आई भी आना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर यानी समेशन एक्स आई स्क्वायर भी आना चाहिए आंसर में, ये दोनों आएंगे तभी सफिशिएंट एस्टिमेटर बनेगा। देखो थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है, थीटा पैरामीटर होता है ना, तो यहाँ पर पैरामीटर 2 दे दिए एक साथ, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो थीटा की जगह म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों चलेंगे, म्यू की वैल्यू वही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है, ये स्क्वायर है तो 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितना चेंज हो जाएगा, वही एल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा एक्स आई, और इनका प्रोडक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट की पावर n आ जाएगी ना, जैसे यहाँ पर थीटा की पावर n आई थी सबका प्रोडक्ट करके, ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट की पावर कितनी आ जाएगी n, और इनटू में एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के अंदर जाता है तो समेशन में चेंज हो जाता है ना, ये कितना था एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, -1/2 बाहर था, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लिया स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट अंदर आ गया तो कितना हो गया समेशन एक्स आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर n है, बाहर आ गया एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और इस समेशन इसको स्क्वायर खोल दो, एक्स आई स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab वो वाला खोल दिया, सबका समेशन अलग अलग कर दिया, एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई। अब देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, वही जी थीटा टी एक्स इंटू एच एक्स, वही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा ना। अब देखो जी थीटा टी एक्स कितना आएगा
ये कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ही फंक्शन है ये, इसलिए जी थीटा टी एक्स पूरा ही फंक्शन आएगा। और इंटू एच एक्स तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो इंटू कितना आ जाएगा 1, एच एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये देखो जी थीटा टी एक्स कितना आ गया, पूरा फंक्शन आ गया। और यहाँ पर टी एक्स में एक साथ दो की वैल्यू है, टी टू एक्स और टी वन एक्स। टी टू एक्स क्या ले लिया, समेशन एक्स आई स्क्वायर, और टी वन एक्स क्या ले लिया, समेशन एक्स आई। अलग अलग था ना वेरिएबल, एक तो वेरिएबल सिंपल एडिशन था और एक स्क्वायर का एडिशन था, इसलिए टी वन टी टू। तो टी एक्स, ये जो टी एक्स है इसको किसमें, दो फंक्शन आ गए टी एक्स में, टी वन भी आ गया और टी टू भी आ गया। टी वन एक्स का मतलब समेशन एक्स आई हो गया, टी टू का मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर हो गया। एच एक्स कुछ बचा ही नहीं तो 1 आ गया। अब टी वन एक्स कितना बन गया, समेशन एक्स आई इज सफिशियंट फॉर म्यू, इसी टाइप से तो आता है। और टी टू एक्स क्या बन गया, समेशन एक्स आई स्क्वायर इज सफिशियंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। हो गया क्लियर, यानी सिर्फ यहीं तक था प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको अलग अलग कैसे प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये है 17.15 एग्जाम्पल, ये अपने आप से ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है। फिर ये है 17.16 एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, एल को प्रोडक्ट में चेंज करके अलग अलग निकालना। ये है 17.17 एग्जाम्पल, वही कोसी पॉपुलेशन की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, डेफिनेशन यूज करके वही अलग अलग दोनों को कन्वर्ट करके हम क्या निकाल लेंगे, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। थैंक यू।